गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग जीव विज्ञान में पहला चैप्टर जीवन की मूलभूत इकाई द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें कल आप लोगों को बताया गया था केंद्रक के बारे में। उसी केंद्रक में जो क्रोमैटिन धागे होते हैं, वो क्रोमैटिन धागे जब कोशिका विभाजन होता है तो कोशिका विभाजन के समय स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। इन संरचनाओं को उस समय गुणसूत्र या क्रोमोसोम कहा जाता है। आज हम लोग गुणसूत्र की संरचना तथा उसके कार्यों का अध्ययन करेंगे। ये आप संरचना देख रहे हैं। इस संरचना में जो गुणसूत्र होता है वो बहुत ही सूक्ष्म संरचना होती है, तो इसे देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है ताकि साफ संरचना, स्पष्ट संरचना दिखाई दे। जब सूक्ष्मदर्शी से गुणसूत्र की संरचना देखते हैं तो जितने भी प्रकार के गुणसूत्र होते हैं, सभी गुणसूत्र में उसमें एक खाली स्थान होता है। उस खाली स्थान को मैट्रिक्स कहा जाता है, और इस मैट्रिक्स के भीतर दो की संख्या में आपस में जुटे हुए महीन सूत्र यानी तार या धागे के समान की संरचना होती है, जो कुंडली के रूप में, यानी एक के ऊपर एक, इस प्रकार से जैसे कुंडली होती है उसके रूप में दिखाई देती है। इस संरचना को क्रोमोनिमेटा कहते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं ये जो दो संरचनाएं हैं धागे की तरह, वो एक के ऊपर एक इस प्रकार से महीन सूत्र के रूप में परस्पर जुटी हुई हैं। इन्हीं संरचनाओं को क्रोमोनिमेटा कहा जाता है, और इसी क्रोमोनिमेटा के ऊपर जो संरचना है वो आधे गुणसूत्र को यानी अर्ध गुणसूत्र को प्रदर्शित करती है। क्रोमोनिमेटा देखिए, यहाँ से यहाँ तक एक अर्ध गुणसूत्र यानी एक क्रोमोनिमेटा दूसरे स्थान पर जाकर मिल रहा है, वहां पर उसे अर्ध गुणसूत्र कहा जाता है। और दो अर्ध गुणसूत्र जब आपस में मिल जाते हैं तो उनके मिलने वाले स्थान पर जाकर एक गुणसूत्र की रचना होती है। जहां पर ये दोनों अर्ध गुणसूत्र जाकर मिलते हैं, उस स्थान को प्रथम संकीर्णन या सेंट्रोमियर कहा जाता है। जिस स्थान पर दो क्रोमोनिमेटा या अर्ध गुणसूत्र मिलते हैं, मिलने का स्थान सेंट्रोमियर या प्रथम संकीर्णन कहलाता है। कभी कभी यहाँ दो सेंट्रोमियर उपस्थित हो सकते हैं, यानी दूसरा भी संकीर्णन पाया जाता है। जो गुणसूत्र की अंतिम सिरा होता है, वो सिरा थोड़ा फूला हुआ होता है, उभार होता है उस सिरे पर। उस संरचना को सैटेलाइट कहते हैं। ये नीचे देखिए चित्र में जो फूली हुई संरचना है, इस संरचना को सैटेलाइट कहा जाता है। जो क्रोमोनिमेटा होता है, इस क्रोमोनिमेटा में समान दूरी पर अनेक छोटे छोटे कणों के समान की संरचनाएं उपस्थित होती हैं। इन संरचनाओं को क्रोमोमियर कहा जाता है, और इसी क्रोमोमियर के ऊपर
छोटे छोटे जोड़ी के रूप में संरचना उपस्थित होती है जो कि जीन्स कहलाती है और इन्हीं जीन्स के माध्यम से आनुवंशिक लक्षणों की वंशागति होती है। गुणसूत्र की जो रचना होती है, गुणसूत्र का जो निर्माण होता है वो मुख्य रूप से न्यूक्लिक अम्ल, जो एक गुणसूत्र की संरचना होती है, यानी किस प्रकार से किन किन पदार्थों से मिलकर वो बना होता है, उसमें गुणसूत्र की संरचना में जो मुख्य रूप से पदार्थ पाए जाते हैं जो आपस में मिलकर गुणसूत्र का निर्माण करते हैं, उसमें न्यूक्लिक अम्ल होता है, प्रोटीन होता है जो प्रोटीन अम्लीय होता है यानी अम्लीय प्रोटीन, तथा हिस्टोन नामक पदार्थ होता है। इन्हीं तीनों पदार्थों के मिलने से गुणसूत्र का निर्माण होता है और ये तीनों बहुत ही जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं। जब तीनों आपस में मिल जाएंगे तो और जटिल यानी अत्यंत जटिल संरचना बनाएंगे। इसका मतलब यह हुआ कि गुणसूत्र की जो संरचना होती है वो अत्यंत जटिल होती है। गुणसूत्र का जो मुख्य कार्य होता है वो आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाना यानी वाहक का काम करता है। यानी आनुवंशिक गुणों के वाहक का काम गुणसूत्र द्वारा किया जाता है। आनुवंशिक गुण का मतलब ऐसा गुण जो एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में स्थानांतरित हो, उन गुणों को आनुवंशिक गुण कहा जाता है। तो आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट डे। गुड बाय।